हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। कल हम पहली क्लास कर चुके थे जिसमें हम वास्तविक संख्याओं का संख्या किस किस प्रकार की होती है उनको हम देख चुके थे। मतलब हम कल संख्याओं का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो आपके सबसे पहले चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय आती है। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है आपकी दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान रहेगी या q और r मिलेंगी। अब देखिए, हमने डेफिनेशन पढ़ ली और हम डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इसमें नीचे लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस r, जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। लेकिन खाली इतना पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वास्तविक रूप क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सबसे देखिए, हम उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक बार देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आई कहां से है। तो यहां पर हम अभी नहीं लिखते। जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है बच्चों, वो होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है। अभी इससे पहले कुछ थ्योरी होती है, थ्योरी हम लिखेंगे बाद में। मैं आपको, मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन एक बार आप वीडियो में बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस तरीके से समझोगे कि आप दूसरे को समझा दोगे। ठीक है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हमने कल पढ़े थे, संख्याएं पढ़ी थी हमने, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी वो पहली वीडियो देखे, उसके बाद इसे देखे तो वो अच्छी समझ में आएगा। जैसे a बराबर, सपोज कीजिए हमने दो पूर्णांक संख्या a और b मान ली। हमने दो पूर्णांक संख्या a और b मान ली, a और b को माना। हमेशा एक बात याद रखनी है आपको बच्चों यहां पर कि जो a आपका हमेशा बड़ा होगा b से, a आपका हमेशा b से बड़ा होगा, a आपका यहां पर हमेशा b से बड़ा होगा। देखिए, ये जो साइन होता है ना, ये चिन्ह, इस चिन्ह को आप जानते भी होंगे। ये चिन्ह हमें छोटे बड़े का अंतर बताता है। जैसे मैं यहां पर हमने a बराबर लिया 10, कुछ भी ले सकते हैं आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेता हूं a बराबर 10 और b बराबर 3। मैंने आपसे पहले भी क्या कहा था कि a का मान यहां पर आपका बड़ा होगा, b का मान छोटा होगा। a बराबर 10, b बराबर 3। तो देखिए, इस बड़े छोटे का इस चिन्ह को समझते हैं कि ये किस प्रकार होता है। जैसे यहां पर 10 है और ये 3 है। एक बात याद रखना बच्चों कि इस चिन्ह का मुंह जिधर को खुला हुआ होगा, ये याद करने का इसको सबसे आसान तरीका है, जिस चिन्ह का मुंह जिधर को खुला हुआ होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिधर को बंद होगा वो छोटी होगी। समझ में आया? जैसे मैं ले सकता हूं, मैंने 15 लिया और ये 10 लिया, तो मैंने चिन्ह का मुंह देखा किधर को खुला हुआ है, 15 की ओर को खुला हुआ है। तो क्योंकि हमारे यहां पर 15 बड़ा है 10 से, तो इसलिए ये चिन्ह जिधर को खुला हुआ होगा वो संख्या बड़ी होगी। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम दो पूर्णांक मान लेंगे a और b। देखिए, a और b मानेंगे, जहां पर a आपका हमेशा बड़ा होगा b से। बाद में भी जब आगे भी चलोगे तब भी आपका a हमेशा बड़ा होगा b में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जहां भी प्रयोग होगा वहां पर यह बड़ा होगा। अब इसमें जो आपका हमेशा b होता है ना, b, उससे हमेशा हम a को भाग देते हैं, b से हमेशा a को भाग देते हैं। देखिए बच्चों, अभी वीडियो छोड़कर भागना मत कि सर अब बहुत लंबा जा रहे हो।
मैं 2 लाइन लिख करके आपको बता सकता है कि ये यूक्लिडी विभाजन पेड़ में होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो बच्चा रुकेगा उसके अच्छे से समझ में आएगा, जो बच्चा वीडियो में रुकेगा उसकी अच्छे से समझ में आएगा। हमने 2 पूर्णांक माने, a माना b माना, a बराबर 10 माना, b बराबर 3 माना। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहां पर, अब यहां पर हम लिखेंगे माना 2 धन पूर्णांक, माना 2 धन पूर्णांक a और b, a और b दिए रहने पर, दिए रहने पर, माना 2 धन पूर्णांक a और b दिए रहने पर। देखिए बच्चों, ये केवल आपको समझाने के लिए है, जो लाइन से इधर का पार्ट से, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि यूक्लिड विभाजन पेड़ में होती क्या है, वास्तव में होती क्या है। एग्जाम्पल में अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो आपको केवल इतना लिखना है जो इधर की साइड में मैं लिखूंगा। तो हमने 2 धन पूर्णांक a और b माने ये हमको दिए गए हैं, तो 2 धन पूर्णांक a और b दिए रहने पर हमें दिए गए हैं, उनको हमने a को 10 मान लिया और b को 3 मान लिया। a आपका हमेशा यहां पर बड़ा होगा। अब होता क्या है कि इसमें हमेशा b जो होता है वो भाजक होता है और a को भाग दिया जाता है, a को भाग दिया जाता है। तो आपका यहां पर जो आता है वो आता है q और यहां पर आता है r, मतलब जो आपका शेषफल आता है ना वो ये आता है शेषफल r। इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसके लिए रिमाइंडर का पहला अक्षर लिया जाता है r। इसको इंग्लिश में क्वोशेंट बोलते हैं, इसलिए इसका पहला अक्षर लिया जाता है q। इस प्रकार से आपकी ये आती है। अब देखिए यहां पर हम जैसे b का मान है 3, तो हमने b का मान 3 रखा, b का मान 3 है और a का मान है 10, हमने 10 को भाग दी, हमने 10 को भाग दी 3 से। ये कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 बार जाएगा। शेषफल बचेगा यहां पर कितना, 1। अब देखिए, अब इस सवाल में जो समझने वाली चीज आती है मेन, अब आती है ये जो आपका ये आता है ना बच्चों, वो मैं लिख चुका हूं उधर, ये आता है शेषफल, ये शेषफल आता है। और जिससे हम भाग देते हैं ना बच्चों, जिससे हम भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, वो होता है भाजक। जिससे भाग देंगे वो भाजक और जिसको भाग दी जाएगी वो भाज्य। भाई जिससे भाग देंगे वो भाजक और जिसको भाग देंगे वो भाज्य। और जितनी बार भाग देंगे, जैसे यहां पर हमने 3 से 10 को भाग दी, 3 तिया 9, तो कितनी बार दी, 3 बार। तो जितनी बार भाग देंगे ये आएगा आपका भागफल। देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फल। ये हमारा एक तरीके से जैसे कर्म करने के बाद आदमी को फल मिलता है ना, मनुष्य को उसका फल मिलता है, तो ये हमने कर्म किया, 3 से 10 में भाग दी और हमें हमारा फल मिला क्या, 3, मतलब 3 बार भाग दी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 3 बार भाग दी तो ये भागफल। और भाजक, भाजक भी एक इसी तरीके से इसका भाव निकल के आ रहा है कि इसको आप भाजक याद रख सकते हो। और शेषफल तो आप सभी जानते ही हो। तो यूक्लिड विभाजन फिर में आपकी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसी के चारों ओर घूमती है। तो आपकी यूक्लिड विभाजन फिर में जो होती है वो होती है भाजक बराबर देखिए जो यूक्लिड विभाजन फिर में होती है वो इसके चारों ओर घूमती है। और क्या होती है, देखिए ये होती है भाज्य बराबर जो भाज्य है तो है ना, जिसको भाग देते हैं वो इधर आता है। उसके बाद ये हमारा 10 टुकड़ों में बढ़ गया, 3 में 1 में बढ़ गया। अब देखिए तो फिर आएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भाज्य। देखिए भाज्य हमने जिसको भाग दी बराबर भाजक जिससे भाग दी गुणा भाज्य
देखिए, तो यूक्लिड विभाजन फिर में जो होती है आपकी वो होती है भाज्य। भाज्य बराबर, जिसको बच्चे भाग देते हैं ना तो वो बराबर के इधर में इधर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा मान यही और इसको ही तोड़ा गया है। 10 को ही तो तोड़ा हमने, यहाँ पर 3 से भाग दी, 3 बार भाग दी, एक शेषफल आया, तो कुल मिलाकर हमने 10 को तोड़ दिया। तो भाज्य बराबर किससे भाग दी? भाजक से। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा कितनी बार भाग दी? भागफल, गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए आपका यहां पर भाज्य क्या है? भाज्य 10, भाज्य 10 है ना बच्चों। देखिए भाज्य 10 है तो हमने 10 को क्या मान रखा? भाज्य को a, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर क्या था? a था ना, तो ये क्या हमारा भाज्य, तो भाज्य हमारा a, जिसको हमने भाग दी, और जिससे हमने भाग दी वो होता है आपका b। 3 से भाग दी, 3 b का मान था 3। आप यहां भी देख सकते हो कि हमने b से भाग दी है, तो भाजक है b गुणा भागफल, भागफल 3, लेकिन भागफल को हम क्या कहेंगे यहां पर? q, भागफल को कहेंगे q प्लस शेषफल। तो शेषफल आपका क्या? शेषफल को कहेंगे r और भागफल को कहेंगे q और शेषफल को कहेंगे r। तो देखिए a बराबर b q प्लस r, यह यूक्लिड विभाजन निकल करके आपकी यहां से आती है। ये हम किसी, और जो हमसे कहा गया है ना कि हम दो धन पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यहां तक हो लिख लिया था हमने, यहां तक लिख लिया था। मैं आपको रटाऊंगा नहीं ये यूक्लिड विभाजन फिर में कि इसको रट लीजिए, ऐसे नहीं। देखिए हमने 2 धनात्मक हमें a और b दिए गए हैं, जिसकी मान हमने 10 मान लिया, यहां पर 3 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। हमने b से a को भाग दी तो हमारे पास 2 चीज निकल कर आती है। क्या? जब हम किसी संख्या से किसी को भाग देते हैं ना, जैसे हमने यहां पर 3 से 10 को भाग दिया, हमारे पास क्या निकल कर आया? एक नई चीज, भागफल। भागफल निकल कर आई, इसको हम बोलते q, इसको बोलते q, और एक शेषफल निकल कर आया, इसको बोलते r। ठीक है बच्चों, इसको बोलते r। तो जब भी आपकी निकल कर आएंगी ना Q और R, 2 चीज निकल कर आई, 2 हमारे पास थी, हमने भाग दी और 2 चीज निकल के आई। तो अब आगे लिखेंगे, दिए रहने पर ऐसी, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q, हमारे पास Q आया ना, Q और R, Q और R विद्यमान है, Q और R विद्यमान है। तो समझ गए? हमको a और b का b दिया हुआ है, b दिया जाएगा। जब हम b से a को भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? q और r निकल कर आएगा। जैसे इसमें हमने 3 से, हमको a और b दिया गया था, हमने b से a को भाग दी, q और r निकल कर आएगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 से हमने 10 को भाग दी, 3 भागफल आया, 1 शेषफल आया। तो ये होता है आपका सूत्र, ये होता है सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसको देख ले, ये इसको सिद्ध करते हैं एक बार। हमारे पास a का मान क्या आया था? 10, हमने 10 माना था ना, और b का मान क्या माना हमने? 3 गुणा q कितना आया हमारा? 3 प्लस शेषफल कितना आया? 1। तो 3 × 9 प्लस 1 बराबर 10, और ये भी 10। तो आ गया नहीं बराबर?
तो ये होता है कि ए को जब हमें ए दिया होगा उसको ये इसके टुकड़े ये भाज्य है, ओ सॉरी ये भाज्य है, ये भाजक है भाग देने वाला, ये क्यू है क्यूसेंट जो कितनी बार भाग दी, और ये आपका शेषफल है। समझ गए बच्चों? अब समझ में आया कि आपकी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आती कहां से? अब इसमें एक कंडीशन और होती है, जहां आर का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा मगर बी से छोटा होगा। जहां 0 का मान आर से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा मगर बी से छोटा होगा। आर का मान जहां हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। अब इसको भी समझते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ये पॉइंट याद रखना आप, ये छोटा बड़ा बी से, क्योंकि ये जब आप आगे सवाल करोगे आएगा ये पॉइंट। इतना समझ में आया? अगर आप इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, लेकिन जो आपको करना है वो ये करना है, ठीक है? ये केवल समझाने के लिए था आपको लाइन से इधर। चलिए अब देखिए ये और देखते हैं हम कि बी का मान, ये छोटा और आर का मान का चक्कर क्या है। देखिए यहां पर साफ साफ कहा गया है कि आर मतलब शेषफल हमेशा बी से छोटा होगा। बी तो आपको पता है यहां पर क्या है, जिससे भाग देते हैं भाजक, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? देखिए पहले देखते 0 वाली कंडीशन, शेषफल का और 0 का संबंध देखते। हमने 3 से 10 को भाग दी, 3 तिया 9, शेषफल कितना आया 1। 0 से बड़ा है भाई, शेषफल 0 से बड़ा है नहीं बड़ा, शेषफल 0 से बड़ा है। अब हमने 3 से भाग दी 9 को, 3 तिया 9, शेषफल यहां पर 0 दिखाई दे रहा है आपको। शेषफल 0 लिखते नहीं, लेकिन इसकी कंडीशन के अनुसार हम शेषफल 0 दिखाएंगे आपको। तो शेषफल 0 आ गया, तो इसलिए या तो शेषफल 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 तो होगा लेकिन अब तो 0 से बड़ा ही आएगा। लेकिन अब बात दूसरी कंडीशन देखते हैं। 0 वाली पता चल गया आपको 0 से बड़ा क्यों होगा। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, क्योंकि देखिए 3 यहां पर बी है ना आपका, ये तो बी है, बी 3 जो है बी है, ये तो बी है ना, बी का मान है, और ये आर का मान है, ये आर का मान है। तो उसने हमसे यही तो कही है, यही तो कहा है उसने कि आर का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। इसका मतलब ये होता है, देखिए इस साइन का तो आपको पता चल गया, इस चिन्ह का, कि जिधर को खुला हुआ होगा इसका मुंह वो चीज बड़ी होगी, और ये बराबर का चिन्ह माना जाता है। तो आर का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा आर का मान। वो क्यों? देखिए हमने यहां पर 3 से भाग दी 10 को, 3 तिया 9, शेषफल कितना आया 1, बी से छोटा आया, 3 से छोटा आया 1, ठीक है। ये भाई ये भी छोटा, ये साफ सी बात है, 3 से छोटा है 0। चलिए अब एक काम कीजिए, 3 से 11 को भाग दीजिए। 3 से हमने 11 को भाग दी, 3 तिया 9, कितना शेषफल बचा 2, शेषफल 2 बचा, मतलब ये आर है और ये बी है 3, क्योंकि जिससे आप हमेशा भाग दोगे ना उसको बी मानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। तो 3 से छोटा है 2, और यही बात उसने कही है। अब चलिए 3 से 12 को भाग दीजिए, तो 3 चौक 12, शेषफल फिर घूमकर 0 आ गया। इससे छोटा है लेकिन 3 से बड़ा नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर हो भी नहीं सकता। क्यों? मैं अगर आपसे कहूं कि 3 से बच्चों 12 को भाग दीजिए, तो मैं ये करूंगी 3 तिया 9 और शेषफल बचा 3। क्या आप ऐसे भाग दोगे? आप कहोगे नहीं सर, ये आपने 3 यहां शेषफल क्यों लिख दिया, ये तो ऐसे दीजिए ना भाग, 4 बार कर दीजिए ना, ये 3 चौक 12 है। तो इसलिए समझते हो बच्चों कि जो मान जिससे आप भाग देते हो शेषफल उसके बराबर नहीं आता कभी भी। जब उसके बराबर आता तो फिर तो उसको एक बार और बढ़ाकर भाग दे देते हैं। जैसे हमने यहां पर 3 बार दी तो शेषफल बराबर आ गया, लेकिन आपने कहा कि सर नहीं 4 बार दे दीजिए ना, 3 चौक 12। समझ गए? तो ये आपकी समझ में आया अच्छे से यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको, ये आपका नोट, ये आप पेपर में करेंगे, आपका क्वेश्चन आएगा, ये आपको केवल समझने के लिए था। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके बीच में,
अब इसी की फिर मैं के ऊपर एक सवाल करते हैं। चलिए ठीक, चलिए बच्चों, तब आपके चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1, आपसे एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है कि 4052 और 12576 दो संख्याएं दी गई हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कर निकालिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निकालिए। यहां पर देखिए जो एल्गोरिथम शब्द है ना, ये इस एल्गोरिथम शब्द का ये होता है कि क्रम में चलना, एक क्रम में चलना, और कुछ नहीं। इसका शब्द का मतलब होता है एक क्रम में चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना। तो ऐसे इसी प्रकार करेंगे हम। तो देखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालिए। यह आपके एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 का पहला एग्जाम्पल है ना। सवाल पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन दो संख्या है, उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निकालना है। आप सवाल देख सकते हो बुक में। मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि दो संख्याएं आपको दी होंगी जिसको आप ए और बी मानते हो, है ना। उसमें एक, अब आप इसमें करना क्या है, हमेशा सबसे पहला काम आपको करना है कि ये पहले बड़ा और छोटे का इसमें अंतर दिखाना है। 12576 ग्रेटर देन 4052, सबसे पहला स्टेप ये करना है आपको। अब इसके बाद हम इसका एचसीएफ निकालने की ओर चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहां पर विभाजन लिख लीजिए आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए जो संख्या बड़ी होगी, हम देखिए ऐसे करते थे ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर करते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। इसी पर सारा सवाल चलेगा ये यूक्लिड विभाजन पर। a आपका क्या होता था, यहां पर जो संख्या बड़ी होती थी, हमेशा जो संख्या बड़ी होती थी सबसे, उसको इधर लिखते थे। तो यहां पर बड़ी संख्या क्या आपकी 12576, 12576 बराबर। अब क्या आएगा यहां पर, जिससे आप भाग दोगे, जिससे आप भाग दोगे। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते थे। तो हमारी छोटी संख्या क्या है यहां पर 4052 गुणा, अब हमको यहां पर लिखना है कितनी बार भाग दी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसके लिए करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 4052 से 12576 को भाग देंगे। तो ये बच्चों कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये आया 12156 आएगा आपका ये। यहां 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, शेषफल बचा 420। अब हम क्या लिखते थे उसमें, a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या लिखते थे, ये तो भाग, ये तो हो गया a जिसको भाग देनी है, और ये हो गया b, ये तो हो गया a, और ये हो गया b। a जिसको भाग देंगे, b जिससे भाग देंगे। अब गुणा में क्या आएगा, कितनी बार भाग देंगे। तो हमने कितनी बार भाग दी, 3 बार, गुणा 3 प्लस शेषफल प्लस r, तो r क्या आया हमारा 420। ये आपका आया q और ये आपका आया r। समझ गए बच्चों, इसी टाइप से हम आगे चलेंगे, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, इतना तो आपकी समझ में आ गया कि ये कैसे कैसे आया। मैं डायरेक्ट लिख देता, पता नहीं चलता आपको। अब इसमें कैसे करते हैं, देखिए इसमें हम करते हैं कि जब हमारा शेषफल इससे छोटा बचेगा भाजक से, मतलब जैसे यहां पर भाजक 4052 है, शेषफल 420, इससे छोटा बचा, और हमारे पास यहां भी कुछ नहीं बचा उतारने के लिए, फाइनली मिलाकर शेषफल 420 बचा। तो हम क्या करते हैं, फिर 420 को तो बना देते हैं भाजक, और 4052 जो यहां पर भाजक होता है, इसको उठा करके हम ले आते हैं यहां पर 4052। कहने का मतलब यह है कि जो शेषफल आया वो 420 से शेषफल से भाग देंगे 4052 को। यही प्रक्रिया चलेगी कब तक, जब तक शेषफल 0 नहीं आता। तो 420 से ये जाएगा 9 बार, 9 0, 9 दूनी 18,
और 9 चौक 36 और 1 37, ये आएगा 3780, 3780। 2 में से 0 गया 0, 15 में 60 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 3 और 3 कुछ नहीं बचा। तो अब यहां पर आप किसको भाग दे रहे हो? 4052 को। तो जिसको भाग देते हैं वो लिखते हैं इधर। मैंने बताया था आपको, जो ये होता है ए का मान 4052। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहां पर? किससे भाग दे रहे हैं? किससे दे रहे? 420 से। तो यहां पर आएगा 420 गुणा कितने बार दी? 9 बार दी, गुणा 9 प्लस शेषफल कितना आया? 272। देखिए जब तक आपका शेषफल नहीं आता, अब यहां लिखते चलेंगे r इज इक्वल टू नॉट 0, r इज इक्वल टू नॉट 0, है ना। शेषफल बराबर नॉट 0, शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू नॉट 0। अब फिर वही करेंगे, हमारे पास 272 420 से छोटा आ गया, तो अब 272 से भाग देंगे किसको? 420 को। चलिए, तो 272 से एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार अगर हम भाग देंगे तो 27 दूनी 54, 544 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार भाग देंगे, तो 2 और 1 7 और 1 2, 272। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, और यहां पर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 148। अब यहां पर हमने किसको भाग दी? 420 को। तो जिसको भाग देते हैं वो लिखते हैं यहां पर हम, जिसको भाग देते 420। किससे भाग दी? 272 से भाग दी। कितनी बार दी? एक बार दी। प्लस शेषफल कितना बचा? 148 बचा। तो हमारा शेषफल अभी 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा हम अपनी प्रक्रिया बार बार दोहराते रहेंगे। अब 148 शेषफल फिर छोटा बचा, फिर 148 से अब किसको भाग देंगे बच्चों? 272 को। तो शेषफल से भाग देंगे अब 272 को, ये उठाकर यहां लिया जी 272। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना, क्योंकि 148 दूनी हो जाएगा आपका 296। तो 148 इकन 148। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बचा 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 124। अब यहां पर हमने किसको भाग दी? 272 को भाग दी। तो जिसको भाग देते हैं वहां कहां लिखते हैं? यहां पर 272। किससे भाग दी? 148 से भाग दी। 148 गुणा कितनी बार भाग दी? एक बार भाग दी, तो गुणा 1 प्लस शेषफल कितना आया? 124 आया। तो शेषफल अभी भी हमारा 0 नहीं आया। ठीक है, तो फिर दोबारा चलेंगे। जब तक शेषफल नहीं आता ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। अब हम 124 से भाग देंगे 148 को, 124 से भाग देंगे 148 को। तो 124 से भाग देंगे 148 को, तो एक बार जाएगा 124 इकन 124। 8 में से 4, 4 में से 2 गया 2, तो शेषफल 24 बचा। अब देखिए किसको भाग दी? 148 को भाग दी। किससे दी? 124 से दी। गुणा कितनी बार दी? एक बार दी। प्लस शेषफल कितना बचा? 24 बचा। r इज इक्वल टू नॉट अभी 0, अभी हमारा r का मान 0 नहीं आया। अब हम भाग देंगे किससे? 24 से। किसको? 124 को। तो 24 पंजे 120, शेषफल कितना बचा? 4। फिर वही किसको भाग दी? 124 को। देखिए बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। मैं आपको, देखिए टाइम क्यों लग रहा है? मैं हर सवाल पे, हर सवाल के हर स्टेप पे इधर आ रहा हूं, फिर इधर जा रहा हूं, फिर इधर आ रहा हूं, फिर उधर जा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए किसको भाग दी? 124 को। किससे भाग दी? 24 से भाग दी। गुणा कितनी बार भाग दी? 5 बार। शेषफल कितना आया? 4। तो शेषफल इज इक्वल टू नॉट 0।
अब फिर वही करेंगे। अब हमारा शेषफल आया 4, 4 से भाग देंगे 24 को, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 छंग 24। अब आया जी हमारा शेषफल 0, मतलब पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब हमारा जाकर ये सवाल यहां पर रुका। तो लास्ट में हमने किसको भाग दी, 24 को भाग दी, 24 किससे भाग दी, 4 से भाग दी। कितनी बार भाग दी, 6 बार। शेषफल 0, तो आपका शेषफल आ गया 0। देखिए लास्ट में, जब हम लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देने पर हमारा मान 0 बनेगा, जिस संख्या से भाग देने पर हमारा मान 0 बनेगा, तो में से क्या होगा, HCF वो होगा। तो यहां पर हमने 4 से भाग देने के बाद हमारा शेषफल बना 0। लास्ट में 4 से भाग दी, जब जाकर शेषफल 0 बना, तो इस संख्या का HCF क्या होगा, 4 होगा। अब आप कह रहे होंगे सर इतना बड़ा कर दिया, ये सवाल बड़ा था आपका, एग्जाम्पल था ना आपके, आगे चल के सवाल इतने बड़े नहीं है, तो 4-5 स्टेप में खत्म हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल ही आपका सबसे बड़ा है। तो ये हो गया आपका। तो यहां पर आप देखिए 12,576 और 4,052 का HCF कितना है, 4। आपको जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे इस पर मिलेंगे बच्चों। ये आपका रफ कार्य है, क्योंकि आपको ये फैक्टर निकालने ना, तो ये आप इसी टाइप से निकाल सकते हो। अभी इसको ऐसे निकालने में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये आपका रफ कार्य है। ठीक है, उतारना चाहे उतार सकते हो, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, इसको भी अगर आप उतारना चाहो उतार सकते हो। चलिए बच्चों, तब एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। आपसे सवाल में कहेगा, आपसे कहा गया है कि हमें दर्शाना कि कोई धनात्मक संपूर्णांक है वो 2q + 1 2q के रूप का होगा, लेकिन विषम पूर्णांक जो होगा वो 2q + 1 के रूप का होगा। हमको ये चीज दिखानी इस क्वेश्चन में। उदाहरण नंबर 2, ये आपको उदाहरण नंबर 2 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो, उसमें थ्योरी है, थ्योरी हम इसी में से लिखेंगे। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसी में से लिखेंगे। हम लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। उन्होंने हमसे कहा था कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक और विषम, तो सम और विषम हम मान लेंगे ए को, कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2 है, तथा b = 2 है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था यूक्लिड विभाजन फिर में जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ी है उसका प्रयोग होगा, और हो गया। a = bq + r थी हमारी यूक्लिड विभाजन फिर में, जहां पर b क्या था, भाजकता, तो यहां पर दिया है आपको a = 2q + r, 2q और 2q + 1, तो यहां पर दिया है आपको 2q + 1 या 2q। अगर मैं r का मान 0 रखूंगा तो 2q 0 बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपको पता चल गया कि q के साथ जो वैल्यू होती है ना वो b की वैल्यू होती, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम a और b मानते हैं, a मानते और b मानते। तो समझ गए आप, q के साथ 2 क्यों आया यहां पर, क्योंकि q के साथ 2 है। ठीक है, अब वो सारी कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी जो जो हमने पढ़ी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक, हम जो यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही इसको करेंगे सिद्ध। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक, क्योंकि हमको दिया है ना कि जहां यहां पर है जहां q कोई पूर्णांक है, क्यों लिख होगा यहां पर, जहां q कोई पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q का मान यहां पर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। पूर्णांक के लिए, ठीक है बच्चों, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर के लिए a बराबर 2q प्लस r, a बराबर 2q प्लस r, यह होगा आपका a बराबर 2q प्लस r है, a बराबर 2q प्लस r है, क्योंकि हमने a माना ना, तो इसलिए 2q प्लस r। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो यही होती, उसके लिए हम q का मान 0 से बड़ा होगा, a बराबर 2q प्लस r, जहां r 0 या r बराबर 1 है, r 0 या r बराबर 1 है। देखिए r बराबर 0 या r बराबर 1 कि r का मान जो होगा वो b से तो होगा छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो बच्चों हमारे पास b का मान क्या है, यहां पर 2, b का मान 2 है, तो r का मान क्या होगा, 2 से छोटा होगा ना, 1 या 0 होगा, 0 के तो बराबर है, तो इसलिए जहां r का मान 0 या r बराबर 1 है। समझ के क्यों आया, ठीक है, क्योंकि r बराबर 0 या r बराबर 1 है, क्योंकि 0 r से छोटा होगा या r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तथा b से छोटा है, ठीक है। यह हुआ इतना, इसलिए a बराबर 2q, इसलिए a बराबर 2q बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब मैं a बराबर 2q प्लस r है हमारे पास, यदि मैं यहां पर r का मान 0 रखूंगा तो 0 को हम छोड़ देंगे तो a बराबर 2q आएगा, और अगर a बराबर 2q प्लस r है और a बराबर 2q r की जगह में 1 रखूंगा तो a बराबर 2q प्लस 1 आया। समझ गए, 2q प्लस 1 आया। तो देखिए इसलिए a बराबर 2q तथा 2q प्लस 1 है। इतना हो गया। चलिए यदि 2q है, यदि 2q है तो यह, यदि 2q है तो यह एक समपूर्णांक है। यदि 2q है तो यह एक समपूर्णांक है तथा 2q प्लस 1 है तो विषम पूर्णांक है। क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम होता है। सम या विषम
होता है। ठीक है बच्चों, देखिए 2q होगा तो सम होगा, 2q + 1 होगा तो भी सम होगा। समझ गए? ये अब किसकी थ्योरी है, तो ये समझ में आया आपकी। अब इसको ये देखिए आपके एग्जाम में आ सकता है, आता भी है, तो इसलिए इसको समझिए। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस सवाल में इस एग्जाम्पल में आपसे यह कहा गया है। तो चलिए इसमें वही करेंगे, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम मान लेंगे यहां पर ए, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 4, b = 4। मैंने आपसे पहले भी कहा था b का मान यहां पर क्या आएगा, जो q के साथ हमारी वैल्यू होगी वो b का मान होगी तथा b = 4। तब विभाजन एल्गोरिथम से, तब विभाजन एल्गोरिथम से, तब विभाजन एल्गोरिथम से, चूंकि आपको पता है जब हम विभाजन एल्गोरिथम लेते हैं तो r की वैल्यू b से छोटी होती है और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। ये पॉइंट हम बहुत देर से समझ चुके हैं कई बार कि r जब विभाजन लेते हैं, विभाजन एल्गोरिथम, तो ये b से r का मान जो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। इसलिए हमारे जो संभावित शेषफल बनेंगे यहां पर, इसलिए संभावित शेषफल क्या होंगे भाई? b का मान 4 है तो 4 से छोटे छोटे होंगे, तो एक तो 0 होगा, एक 1, 2 और 3 ये होंगे भाई। 0, 1, 2, 3 होंगे। क्यों? क्योंकि संभावित शेषफल b से छोटे छोटे होंगे ना हमारे, 0 से लेकर 3 तक होंगे। तो यहां पर जो अब देखिए a की क्या क्या मान बनेंगे, अर्थात a जो है हमारा, अर्थात a संख्याओं 4q + 1, 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का होगा, ठीक है बच्चों। अर्थात a संख्या 4q + 4q + 2, 4q + 3 के रूप का होगा। क्यों होगा? देखिए हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है a = bq + r होती है। अब हमको पता है कि b का मान यहां पर क्या है 4, q का q है, प्लस r का मान 0 रखोगे तो 4q आएगा, 1 रखोगे तो 4q + 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4q + 2 आएगा, r का मान 3 रखोगे तो 4q + 3 आएगा। तो इस टाइप से ये हमारे नंबर आए। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी और लाइन लिखनी है इसमें दो। यदि a का मान 4q तथा 4q + 2 के रूप का होगा, a का मान 4q तथा 4q + 2 के रूप का होगा,
तो यह सम होगा, तो यह सम होगा। तथा 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा तो क्या होगा? ये विषम होगा। ठीक है बच्चों, यदि a का मान 4q तथा 4q + 2 के रूप का होगा तो सम होगा, तथा 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा तो विषम होगा। क्यों? देखिए आप यहां पर लीजिए 4q, मैं कहूंगा q की जगह 1 रख दीजिए, चलो जी 1 रख दिया, 4 × 4। मैं कहूं q की जगह 2 रख दीजिए, तो 4 × 2 8। ऐसे अगर मैं q की जगह कुछ भी रखता चलूंगा तो सम आएगा, इसमें भी रखता चलूंगा तो भी सम आएगा, लेकिन 4q + 1 4q + 3 में रखूंगा तो विषम आएगा। इसलिए इनका मान, a का मान 4q तथा 4q + 2 के रूप का होगा तो सम होगा, 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होगा तो विषम होगा। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 4 और करते हैं, इसका एग्जाम्पल लास्ट कल एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे कहा गया एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फियां हैं, 130 बादाम बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग तरीके की व्यक्ति या क्यारी या फूल या बर्फी दे रखी हो और उन्हें एक समान लाइन में लगाने के लिए कहा जाए और समान समान संख्या में बात कहे लगाने के लिए, तो इस जगह HCF निकलता है। ठीक है, इस जगह HCF निकलता है, तो हम इस सवाल में भी HCF निकालेंगे, लेकिन बस कंडीशन ये है कि हम जो यहां पर HCF निकालेंगे यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का यूज कर HCF निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 तथा 130 का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 तथा 130 का HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो एक काम करते हैं, जो हमारी 420 है वो संख्या बड़ी है 130 से। अब जो संख्या बड़ी है उसको पता है, आप यहीं पर लिखते हो बराबर से इधर 420, क्योंकि ये इसको आप हमेशा भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 130 से भाग देंगे। तो देखिए हम 130 से भाग देंगे किसको? 420 को। तो कितनी बार जाएगा? 13 या 39, 130 या 390, 0 12 में से 9 गया 3, तो बचा 30 शेषफल। तो कितनी बार भाग दी हमने? 3 बार। शेषफल कितना बचा? 30। तो शेषफल = नॉट 0। अब हम किस में भाग देंगे? अब हम 30 से भाग देंगे 130 में। तो 3 चौक 12, 120, शेषफल कितना बचा? 10। तो हमने 130 में भाग दी किससे? 30 से। कितनी बार? 4 बार। और शेषफल कितना बचा? 10। तो अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम किससे भाग देंगे? 10 से। किसमें? 30 में। 10 या 30, 0 शेषफल आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो हमने किस में भाग दी? 30 में। किससे भाग दी? 10 से। कितनी बार? 3 बार। शेषफल 0, तो शेषफल आपका आ गया 0। तो मैंने आपसे बताया था
कि जब लास्ट में जिससे भाग देते हैं और भाग देने पर शेषफल लास्ट में जिससे भाग देने पर 0 आता है, जब हमारा लास्ट में जिससे भाग देने पर 0 आता है तो वो आपका क्या होता है, HCF होता है। तो यहां पर क्या बना, तो 420 और 130 का HCF कितना बचना, 10। ठीक है, तो मिठाई विक्रेता को प्रत्येक ढेरी में, उसने ये पूछा ना हमसे कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो मिठाई विक्रेता को प्रत्येक ढेरी में, या आप लिख सकते हो मिठाई विक्रेता प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी रख सकता है, 10 बर्फी रख सकता है। ठीक है बच्चों, तो मिठाई विक्रेता को भी HCF निकाल लाना चाहिए, वरना मिठाई की दुकान भी नहीं चला पाएगा। तो समझ गए, एक मिठाई विक्रेता के पास दो तरीके की बर्फी है, 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। अब बर्फी तो अच्छी उसके पास, चलो जी, उसने कहा कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, समान संख्या होनी चाहिए हर बर्फी में, ढेरी में, ऐसा नहीं कि उसमें फालतू रख दी उसमें फालतू रख दी। तब तथा ये ढेरिया बर्फी की परात में स्थान भी न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब कम स्थान घेरे, जगह कम घेरे उसकी परात में। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, 420 130 का HCF निकाल लेंगे। हमें पता है कि 420 बड़ी संख्या, 130 छोटी, तो हम इसको 420 ग्रेटर देन 130 इस प्रकार लिखेंगे। 420 ये प्रक्रिया आपको पता है, हमारे पास 420 और 130 का है HCF, कितना निकल गया, 10। तब मिठाई विक्रेता प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी रख सकती है। ठीक है, तो 10 बर्फी भैया वो रख सकती है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास लंबी हो गई होगी, कोई बात नहीं, हमें आज एग्जाम्पल खत्म करने थे, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 शुरू, प्रश्नावली 1.1 कल शुरू करेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।